हेलो बच्चों। आज हम लोग बेटा सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे। बेटा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में ब्रीफ बताया था कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, और फिर हम लोगों ने बेटा फॉसल फ्यूल के बारे में भी डिस्कशन किया था। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, है ना, लार्जली उनको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। बेटा इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने से चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे तो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। एक तो सारी चीज़ें ये हो गई, मोटर हो गया, घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फ़ैन हो गया, हर एक चीज़ ज़्यादातर लार्जली हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है। सिर्फ खाना बनाने के लिए जहाँ तक की बात आ रही, कुकिंग फूड के लिए, तो बेटा अभी भी हम लोग ओवन जैसी चीज़ का या हमने गैस स्टोव का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब हम डिपेंड कर रहे हैं कई बार इलेक्ट्रिक ओवंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं खाना बनाने के लिए भी। तो इसीलिए जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उनसे हम कोशिश ये करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, ताकि वो ईज़िली हर एक घर में ट्रांसमिट हो सके और उसके बाद हम उसका प्रॉपर तरीके से जैसे चाहें वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी लाइन में हमारे पास जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेटा आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट का, और प्लस और भी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सिचुएशन आती है। थर्मल पावर प्लांट बेटा जैसा कि नाम बता रहा है कि हीट से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बॉयलर, है ना। बॉयलर जो होता है वो किसी भी थर्मल पावर प्लांट का बेटा मेन पार्ट होता है। बॉयलर करता क्या है कि बॉयलर में हम क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, ये फ्यूल है ना। अगर आपको ये दिख भी रहा होगा, हम लिख भी देते हैं कि फ्यूल है, और ये हमारे पास एयर है। तो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को हम बॉयलर के अंदर क्या करते हैं बेटा, बर्न करते हैं, है ना। अकेला फ्यूल तो जलेगा नहीं, नेचुरल सी बात है, फ्यूल को कंबस्शन के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि बॉयलर प्लांट के अंदर फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंबस्टन में डालते हैं, और उसके बाद जब वो बर्न होती है तो हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होती है तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमारे पास जिगजैग शेप में कुछ पाइप्स हैं, ये क्या कर रही है, वाटर कंटेन करती हैं। तो जब हमारे पास ये हीट जनरेट होगी तो ये वाटर बेटा कन्वर्ट होगा किस में, स्टीम में। और उस स्टीम को हम हाई प्रेशर से कहाँ डालते हैं बेटा, टरबाइन में डालते हैं। टरबाइन में क्या होता है, एक ब्लेड्स होती हैं, और जब उसके ऊपर हाई प्रेशर से स्टीम पड़ती है तो बेटा वो ब्लेड रोटेट करती है। जब वो ब्लेड रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ट्रांसमिट हो गई। अब इसके अंदर कुछ और भी हमारे पास है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्टैक, जिसको हम चिमनी कहते हैं। भाई जो फ्यूल और एयर जो भी हमारे पास है जो बर्न होगी, है ना। वैसे तो पुराने ज़माने में बेटा कोल बर्न होता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि क्रूड पेट्रोलियम, जिसको हम नेफ्ता कहते हैं, कि वो हम बर्न करते हैं। तो बेटा उसकी जो हमारे पास जो धुआं है, जो हमारे पास एग्जॉस्ट है, उसको निकालने के लिए ये ऐसे चिमनी नुमा चीज़ होती है जो कि क्या करती है, स्मोक को एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। और आप जानते हैं कि यही सबसे बड़ा इस थर्मल पावर प्लांट का डिसएडवांटेज है कि ये बेटा हमारे पास हाईली पॉल्यूटिंग होता है ना। तो अब लेकिन करें क्या, क्योंकि एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए, और दूसरी चीज़ चीपर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अब तक तो ये था कि भाई कोल के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट थे एनर्जी के लिए, तो हम कोल को ही इस्तेमाल करते थे और एज अ फ्यूल, और उसको ही हम जला के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे। अब थर्मल पावर प्लांट में देखिए, जब ये स्टीम टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करा देती है, उसके बाद इस स्टीम को क्या करना पड़ता है बेटा, रीयूज करना पड़ता है। तो कंडेंसर प्लांट क्या करता है, उसको स्टीम को कंडेंस करेगा। तो कंडेंस कैसे करेगा, हमारे पास यहाँ पे देखिए ये स्टीम जो है वो यहाँ से वाटर के थ्रू पास होगी,
और मतलब ट्यूब्स के थ्रू पास होगी कूलिंग टावर में, उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठंडा करते हैं, स्टीम को कूल करते हैं, और जब स्टीम को कूल करते हैं तो उसके बाद जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होता है उसको फीड वाटर पंप, ये यहाँ पे देखिए ना फीड वाटर पंप लिखा हुआ है, तो फीड वाटर पंप इसी स्टीम को जो कंडेंस किया गया है, इसी कंडेंस स्टीम को दोबारा से पंप करता है बॉयलर प्लांट में। तो एक्चुअल में क्या है कि स्टीम जनरेट हुई बॉयलर प्लांट में, वो स्टीम ने वर्क किया, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराया, टरबाइन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, और फिर उसके बाद उसी स्टीम को कंडेंस किया, है ना, यानी कि वाटर में दोबारा से हमने उसको कन्वर्ट किया, और वो वाटर को दोबारा से हम क्या करते हैं, पंप करते हैं बॉयलर प्लांट के अंदर। ये वाटर हमेशा इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में रहता है, कन्वर्ट हुआ स्टीम में, स्टीम कन्वर्ट हुआ वाटर में, फिर वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, ऐसे ही यहाँ पे ये होता रहता है। कूलिंग टावर आपने देखा होगा, ये क्या करता है, बेसिकली स्टीम को कंडेंस करने के लिए यहाँ पे काम आता है, और उस स्टीम को जब कंडेंस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टीम वेस्ट भी हो जाती है, तो मेकअप वाटर मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर की कमी हो रही है उसको भी एक्स्ट्रा वाटर को वो ऐड कर देता है पंप। ठीक, तो ये लार्जली जो है वो बेटा हमारे पास थर्मल पावर प्लांट का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन हो गया, है ना। और जैसे कि आप देखिए ये सी वाला जो पार्ट है डॉटेड का, ये आपका कंडेंसर यूनिट कहलाता है, और डी वाला जो हमारे पास जो यूनिट है ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन यूनिट हो जाता है, और ए यूनिट जो होता है वो हमारे पास टरबाइन यूनिट होता है, और बी जिसको हम बॉयलर प्लांट का हिस्सा मानते हैं। ये इस तरह से करके हमने अलग अलग यूनिट को बना रखा है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के बेसिकली यूजेस को देख लेंगे पहले तो यूजेस क्या हो गया, यूज्ड टू, पहला पार्ट बताओ बेटा, सबसे आसान चीज हो गई, जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए काम में आता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी कम होता है, इंस्टॉलेशन, है ना, जिसको हम कहते हैं पर मेगावाट के टर्म्स में। अगर हम बात करें भाई कितनी एनर्जी हमने निकाली और कितना खर्चा आया पर मेगावाट के टर्म्स में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। एक तो ये चीज हो गया, है ना। कोल इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, तो उसकी बर्निंग भी हम कर सकते हैं, अवेलेबल, है ना। और यही सारे मेनली एडवांटेजेस हैं कि एक तो कॉस्ट जो है वो कम हो गई, है ना। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो लेस, जिसको हम कह सकते हैं कम होती है इस कंडीशन में। तो पहले के ज़माने में बेटा ये थर्मल पावर प्लांट बहुत बनते थे और इसमें कोयला जलाते थे। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके नैफ्ता जला रहे हैं, और कुछ जगह पे नेचुरल गैस को भी जलाया जा रहा है ना, ताकि पोल्यूशन ना हो सके। लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पावर प्लांट को, हम थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दें। आज भी लार्जली इंडिया के अंदर जिसको हम कहते हैं पावर प्लांट जनरेशन थर्मल से ही होता है ना। आपने नाम भी सुना होगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, जिसको, जो कि थर्मल पावर को ही जनरेट करने का काम करता है। तो ये तो यूसेज हो गए। अब जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है थर्मल पावर प्लांट का बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हाईली पॉल्यूटिंग होता है। अब हम लोग बहुत अवेयर हो गए हैं पोल्यूशन के प्रति, तो इट इज हाईली पॉल्यूटिंग, ठीक है, एंड इमिट्स क्या, स्मोक एंड हार्मफुल गैस। भाई कोयला जलेगा ना तो हार्मफुल गैस, स्मोक, ये सब इमिट तो जरूर होंगे ना। तो ये तो सबसे बड़ी चीज हो गई। और दूसरी बड़ी चीज क्या हो गई कि वेरी लार्ज एरिया इज ऑक्यूपाइड, वेरी लार्ज एरिया इज ऑक्यूपाइड। थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत बड़े एरिया की हमको आवश्यकता होती है,
और तीसरी चीज़ जो होती है रिस्की होता है, तो रिस्की ऑपरेशन होता है कई बार इसको देखा जाए। ये हालांकि बुक्स वगैरह में नहीं होता, लेकिन मैं अपनी समझदारी से कहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉयलर फट गया। अब बॉयलर जब भी फटता है तो बेटा कम से कम कुछ नहीं तो 100 लोग मर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर की स्टीम होती है और हाई एनर्जी की स्टीम होती है। तो जब वो फटता है तो आप सोचिए कितना बड़ा वो हादसा कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि ये भी बड़ा रिस्की होता है इसके ऑपरेशन को मेंटेन करना। तो ये कुछ फीचर्स हो गए थर्मल पावर प्लांट के, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आइए अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बेटा विंड एनर्जी पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी, यानी कि ये एक बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ विंड एनर्जी प्लांट्स बेटा वहाँ पे हम लगा सकते हैं जहाँ पे विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो, है ना। कई बार क्या होता है कि विंड की स्पीड जो होती है वो कोस्टल एरिया के पास ज़्यादा होती है ना। या अगर हम देखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, फील्ड है, तो वहाँ पे भी विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हम विंड एनर्जी पावर प्लांट को ही लगा सकते हैं जहाँ पे विंड की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि विंड एनर्जी का हम कहाँ पे कैसे विंड कैसे ब्लो करती है, ये तो आपको पता है कि अर्थ की बेटा जो हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है ना। कुछ जगह पे ऐसे हमारे हॉटस्पॉट बन जाते हैं। तो क्या होता है कि कोल्डर रीजन से जब हॉट रीजन की तरफ एयर जाती है, विंड जाती है, तो वहाँ पे विंड क्या करती है, एक सर्टेन स्पीड से जाती है। तो विंड मिल हम उसी विंड की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इन जनरेशन ऑफ पावर। बेटा वंस अगेन वही बात हो गई कि हमें अल्टीमेटली जनरेट क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। और वो इलेक्ट्रिसिटी अब हम विंड के जरिए अब हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने देखा भी होगा कभी मूवीज वगैरह में या डायग्राम में कि ऐसे बड़े बड़े हमारे पास रोटर ब्लेड्स होते हैं, बहुत बड़े साइज के ब्लेड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, विंड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो ये बेटा रोटेट करते हैं। और रोटेट जब ये करेंगे तो रोटेट करके इनका कनेक्शन जो होता है वो बेटा शाफ्ट के जरिए ये गियर बॉक्स में होता है, जिससे इसकी गियर की स्पीड हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। और उससे कनेक्टेड होता है बेटा ये जनरेटर। ये जनरेटर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और वो इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं ये लाल रंग के केबल से आ रही है ना। तो इसको हम लाल रंग ही कर दें तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। ये देखिए, हाय हाय हाय, ये भी लाल ही कर देते हैं। ये देखिए लाल कलर से आ रहा है केबल, दिख रहा है। और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर से इसको स्टेप अप करके और इस इलेक्ट्रिसिटी को अब हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया। ये वायर के थ्रू अब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना बेटा। ठीक, तो ये बेसिक फंक्शन हो गया। मतलब इसके अंदर जो बहुत सारी टेक्निकलिटीज एज सच नहीं है, बस ये है कि एक रोटर ब्लेड होता है, गियर बॉक्स होता है और जनरेटर होता है और इसकी केसिंग होती है जिसको नेसेली कहते हैं, है ना। और ये हमारे पास पावर जनरेशन होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर के जरिए पावर को ट्रांसमिट करते हैं स्टेप अप करके। अब इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें एडवांटेज भी हैं और बेटा डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है वो देखेंगे और डिसएडवांटेज को भी देख लेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो एडवांटेजेस देख लेते हैं ऑफ विंड एनर्जी। बेटा पहला एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। आपका यही चीज हमको आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऐसी चीजों पे जा रहे हैं क्योंकि ये जो है वो पोल्यूशन फ्री होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो हो गई वो पोल्यूशन फ्री हो गई। पोल्यूशन फ्री एनर्जी इज जनरेटेड, है ना। पोल्यूशन फ्री एनर्जी इज क्या, पोल्यूशन फ्री एनर्जी इज जनरेटेड। ठीक है, एनर्जी का ही बात हो रही, विंड एनर्जी पावर प्लांट हो गया, ठीक। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड का इस्तेमाल करती है। तो पहली चीज तो पोल्यूशन फ्री हो गया।
और दूसरी चीज क्या हो गया कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल हो गई। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब क्या हो गया कि अब विंड के कोई खर्चा तो है नहीं, है ना, तो कोई खर्चा तो है नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नेग्लिजिबल हो गई। बस ये है कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की बात आती है, वो बात की बात अभी देखते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल एज विंड इज फ्री, सीधी सी बात है, विंड की वैल्यू हमारे पास फ्री है। और तीसरी चीज हो गई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब कि ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा ये एनर्जी हमारे पास मौजूद रहेगी। ठीक, ये तो मेजर इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या हो गया वो भी देख लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेज में पहली चीज क्या हो गई बेटा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत महंगी है। दूसरी चीज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। मतलब आसानी से अब रोटर ब्लेड को बना के उसके बाद इतने बड़े जाइंट साइज के रोटर ब्लेड को ऊपर टांगना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, है ना, और नॉट इजी टू इंस्टॉल। इंस्टॉल करना भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमको विंड ज़्यादा होनी चाहिए, विंड की स्पीड एक नॉर्मल होनी चाहिए, वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। उतने बड़े बड़े रोटर ब्लेड को क्रेन के ज़रिए उसको टांगना, उसको मेंटेन करना बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, नॉट इजी टू इंस्टॉल। तीसरी बात जो हो गई कि नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है वेयर विंड स्पीड is less than 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ पे इससे कम की विंड स्पीड है वहाँ पे बेटा हम विंड मिल को इंस्टॉल नहीं कर सकते, वहाँ पे विंड एनर्जी पावर प्लांट हम लगा नहीं सकते। तो इसका मतलब कुछ सेलेक्टेड लोकेशन पे लगा सकते हैं, हर एक जगह इसको नहीं लगा सकते। और यही वह सबसे बड़ा इसका जिसको कहते हैं डिसएडवांटेज है कि हम इसको हर एक जगह नहीं लगा सकते, कुछ लिमिटेड प्लेसेस पे भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, नेक्स्ट बात जो हो गई कि रोटर ब्लेड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आ गया, हाई तेज की विंड आने लग गई, तो भैया ये रोटर ब्लेड टूट जाते हैं। अब जब ये टूट गए तो बेटा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। हेंस हम यहां पे लिख देंगे हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वो हो गई कि भाई उसको चलाने के लिए जितनी एनर्जी वो जनरेट कर रहा है उतना वो कितनी एनर्जी को वो ले रहा है, यानी कि कितनी वो कॉस्ट ले रहा है। ये मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। मेंटेन करना, एक बार खराब हो गया तो मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ही हो गई जितनी उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, क्योंकि मेन खर्चा तो इंस्टॉलेशन में ही है। तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए किसके बेटा, इस विंड पावर प्लांट के। ठीक, तो इस तरह से करके ये हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुई हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास अगला कंसेप्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि अब हम क्या करते हैं, फ्लोइंग रिवर या जिसको हम कहते हैं वाटर की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी काइनेटिक एनर्जी का जब हम इस्तेमाल करेंगे, ये देखो थोड़ा सा मैं खिसका लूँ इसको, खिसा के जाओ, हाँ ये बात, डायग्राम भी बड़ा मजेदार बना है। चलो इसके बारे में बात करते हैं बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है। देखो बेटा आपने ये चीज़ ज़्यादातर देखी होगी कि ये चीज़ कहाँ होती है, पहाड़ी इलाके में होती है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, वाटर फॉल होता है
और वाटर की हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को रन करने में। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक ऐसा बड़ा बड़ा डैम बनाते हैं, लार्ज साइज का डैम बनाते हैं, और डैम बनाने के बाद वहाँ पे पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं रेजरवायर, ठीक। और उसके बाद ये डैम के गेट्स होते हैं, इस गेट को खोलते हैं तो यहाँ से वाटर आता है पेनस्टॉक के ज़रिए, और ये टरबाइन की ब्लेड्स क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। जब ये वाटर आता है तो हाई एनर्जी के साथ आता है, और उस हाई एनर्जी के साथ ये टरबाइन की ब्लेड्स क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। उसके साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, और फिर ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और फिर उसके बाद ये जो पानी है जो टरबाइन के ब्लेड से गया, ये दोबारा रिवर के अंदर वो फ्लो कर जाता है, ठीक। ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और वो कहाँ से आती है बेटा, वाटर हाइट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जब वो फ्लो करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। अब वही चीज़ हो गई, मेनली तो एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। ऑपरेशन तो मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादातर चीज़ें यही पूछी जाती हैं कि भाई एडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेज क्या हो गया। तो चलिए पहले तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेटा एडवांटेज, पहला तो एडवांटेज ये है कि हमारे पास ये हिली एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और वही बात हो गई, पहली बात तो फिर से वही कहानी हो गई, पोल्यूशन फ्री जनरेशन, पोल्यूशन फ्री, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है और वो भी पोल्यूशन फ्री, तो ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि वही चीज़ हो गई कि बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि पानी तो हमारे पास नेचर ने दे रखा है। अब हमको उसको बस क्या है, एक बार फ्लो कराना है, और फ्लो कराने के बाद टरबाइन की ब्लेड के ऊपर गिराना है। तो हम कह सकते हैं कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने का मतलब ये नहीं कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई, ठीक है। डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो गई, वो कम हो गई। और तीसरी चीज़ रिन्यूएबल सोर्स हो गई, वही बात, वही एडवांटेजेस हो गए जो कि बेटा विंड पावर के हो गए। तो रिन्यूएबल सोर्स हो गई, कभी ख़त्म नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई पानी तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बारिश होगी फिर पानी का रिजर्वायर भर जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लार्जली क्या है, वही डिसएडवांटेज जो हैं वो देखने होते हैं कि क्या हमको डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेजेस में पहला पार्ट क्या देखना है, बताओ बेटा, क्या आप सोचते हो। एक तो डैम बनाना, और डैम तो आसानी से बनता नहीं है, तो हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये हमारे पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम बनाना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज़, हिली एरिया में ही बना सकते हैं आप ऐसे रिवर जो फ्लो कर रही है वहाँ क्या, वहाँ नहीं बना सकते। तो यूजुअली क्या, यूजुअली लोकेटेड इन हिल्स, हिल्स वाले एरिया में लोकेशन होता है। अब तीसरी जो बात होती है बेटा, ये अभी काफ़ी सारे आंदोलन भी चले थे। होता क्या है कि बेटा जब डैम आप बनाते हैं तो वाटर का रिजर्वायर जैसे ही आता है तो बेटा वाटर क्या करता है, वहाँ स्टोर होता है, तो वो क्या करता है, हैबिटेंट एरिया पे चला जाता है। हैबिटेंट एरिया मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, गाँव में पानी चला गया, लोगों के खेतों में पानी चला गया, तो वो लोगों को पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को रीलोकेट करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रीलोकेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन
ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, या कह सकते हैं कि डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें रिलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का रिजर्वॉयर बनेगा तो बेटा वो पानी फैलेगा, सीधी सी बात है, पानी को इकट्ठा होना है। अच्छा, अब ऐसा होने से और भी क्या क्या डिसएडवांटेज हो गए बेटा। एक तो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आप डिस्टर्ब कर रहे हो, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि जब आप पानी को इकट्ठा कर रहे हो डैम बना के, तो बेटा नेचर की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। उस जगह की आपकी प्लांट लाइफ डिस्टर्ब होती है, उस जगह की एनिमल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो हम कहते हैं कि इट अफेक्ट्स द नेचुरल हैबिटेट, है ना, यानी कि डिस्टर्ब्स दी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, बस इतना लिख देते हैं कि इट अफेक्ट्स दी नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। और ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, और इसी वजह से कई बार क्या है कि लोकेशन रिलोकेट करने की वजह से लोगों को काफ़ी सारा आंदोलन भी करना पड़ता है कि भाई डैम मत बनाइए। लेकिन डैम बनाने के यूसेज भी होते हैं भाई, जो पानी आता है उसको हम प्रॉपर तरीके से इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रॉपर यूसेज हो जाए। कैनाल्स के ज़रिए हम उसको क्या करते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारी भी बातें होती हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज है। तो कई बार क्या होता है कि जब कभी भी इस तरह की पावर जनरेशन की या डैम कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हम देखते हैं कि भाई एडवांटेजेस कितने हैं और डिसएडवांटेजेस कितने हैं। तो जो भी थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस अगर मान लो हैं भी, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें एडवांटेजियस फैक्टर ज़्यादा नज़र आता है तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। बस यही कहानी है कि हम कब आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और किस तरह से ये पावर जनरेशन होता है। चलिए, आज के लिए तो हमने इतना ही बहुत है, बाकी बातें अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।